पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के बारे में। खालिद यूसुफ चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने शेयर किया कि आज पीर वाले दिन 11 बजे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। मैं और आप तवक्को करेंगे कि पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी के जो MPAs हैं, पार्टी के जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो और ओहदेदारान जितने भी हैं और वर्कर्स सभी वहाँ पर पहुँचेंगे। मॉरल सपोर्ट होती है, वरना जो नताइज आने हैं वो शायद आपको और मुझे पहले से उनका अदराक है, क्योंकि केस सुन रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनके साथ जस्टिस आसिफ। जस्टिस सरफराज डोगर साहब वही जस्टिस हैं जिनकी बेगम 20वें ग्रेड में हैं और उन्हें 21वें ग्रेड की पोजीशन दी गई है। अभी कल ही हमने आपके सामने वो खबर रखी थी और नोटिफिकेशन भी, तो अभी तक उस नोटिफिकेशन की स्याही खुश्क नहीं हुई। उन्होंने किस तरीके का इंसाफ करना है वो मेरा ख्याल आपको और मुझे पहले से ही तवक्को है और शायद मालूम भी है। दूसरे जज साहब जो हैं वो जस्टिस आसिफ हैं। ये वही जज साहब हैं जिनके 9 उम्र बेटे ने, जिसके पास अभी शायद ड्राइवर्स लाइसेंस भी नहीं था, उन्होंने 2 यंग खवातीन को, 2 यंग बच्चियों को ब्लू एरिया के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर अपनी लैंड क्रूज़र के नीचे देकर कुचल दिया था और उनकी ज़ाहिर है मौत हो गई थी। वो जाँ बहक हो गई थी उस हादसे के अंदर। और जस्टिस साहब का जो बेटा है वो 9 उम्र था, मतलब अभी वो उनके पास लाइसेंस भी नहीं था, लाइसेंस की शायद उम्र भी नहीं हुई थी। जस्टिस साहब ने चंद ही घंटों में, मतलब जितने घंटों में अमेरिका अपना पायलट लेके गया है ईरान से, तकरीबन उतने या उससे थोड़े और घंटों में जस्टिस साहब ने भी अपने बेटे को रेस्क्यू कर लिया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जस्टिस साहब की जो गाड़ी थी, मीन उनका जो बेटा गाड़ी चला रहा था लैंड क्रूज़र, वो नॉन कस्टम पेड थी, मीन एक किस्म की गैर कानूनी गाड़ी थी। तो ड्राइवर भी गैर कानूनी जिसके पास लाइसेंस नहीं था, गाड़ी भी गैर कानूनी जो कस्टम पेड नहीं थी, और उसके बाद मेरे ख्याल जस्टिस साहब को गाड़ी भी वापस मिल गई है, बेटा भी वापस मिल गया। इन्हें कोयटा से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बसाया गया है। तो इंसाफ इमरान खान के साथ क्या होना है वो आप पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सबकी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि जो भी वहाँ पहुँच सकता है, केस लगा है तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। अब ज़रा अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर है जो कुछ UAE और सऊदी अरब, पाकिस्तान के अंदर कर्जे, इन्वेस्टमेंट और हमारे रिस्पॉन्स। UAE के साथ हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमने टाउट छोड़े हुए हैं, वो आप सबको पता है, मुझे बताने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन में UAE से रिलेटेड पाकिस्तान का, आप ये कहिए कि जो जर्नैली मीडिया है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने जो बयानियां बिल्ड करने की कोशिश की है वो आपके सामने है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जाहिर है जो जर्नैली मीडिया आप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो मैं ये कहूँगा कि चाहते हुए भी वही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो शायद उनको सूट करता है। लेकिन अभी जो खबर हमारे सामने है वो दुनिया न्यूज़ की खबर है, और मुदस्सर अली राणा साहब ने ये फाइल की है। वो कहते हैं कि सऊदी अरब के डिपॉजिट्स जो हैं उनको डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनाने पर बातचीत जारी है। इस जुमले का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया है उसी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, या बातचीत चल रही है कि सऊदी अरब कुछ डिपॉजिट हमें दे देगा। डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि पैसे आपके पास रख दिए जाते हैं, वो आपके रिजर्व्स में रहते हैं, आप उन्हें खर्च नहीं कर सकते, वो दिखाने के लिए होते हैं। हाथी के वो वाले दांत जो खाने के होते हैं वो और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो खाएंगे तो ये अशराफिया और वाला बजट सारा, ये दिखाने वाले दांत होंगे, इनको दिखा के IMF और दूसरों से कर्जा लिया जा सकता है। तो ये वो सेफ डिपॉजिट में रखे हुए पैसे होंगे जो सऊदी अरब रख देगा। लेकिन इसमें अब जो असल आप ये कहिए कि एम्बैरसमेंट की बात है, जो एक कौमी आप ये कहिए कि जो ततहीर हो रही है हर शोबे में, उसमें इसमें भी हो रही है, कौम की इंटेग्रिटी में, कौम के वक़ार में, वो ये है कि एक डिफेंस पैक्ट जो खालिस्तान आप ये कहते हैं, पहले तो हमें यही बता रहे थे आप सबके हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए और वहाँ पर हमारे मुक़द्दस मकामात है उनके लिए हमने ये डिफेंस पैक्ट किया है। अगर आपने उनके लिए किया है तो फिर ये क्या बेशर्मियाँ कर रहे हैं आप, इससे क्या कौमी वक़ार आएगा? अच्छा, अगर आपको उनसे पैसे लेने भी है किसी और तरीके से मांग लें। डिफेंस पैक्ट का अगर आप हिस्सा बनाएंगे, लिखकर उसका हिस्सा बनाएंगे कि क्योंकि हमारा मुआहदा है आपके साथ, हमारा आपके साथ डिफेंस मुआहदा है, तो उसमें आप इतने पैसे दे दें, तो ये मेरे ख्याल में हम सब के लिए कोई वकार की बात नहीं, ना उनके लिए ना हमारे लिए। तो इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। ऐसी चीज़ें लिख के मुआहदे का हिस्सा नहीं बनानी चाहिए। उनसे अलग कर्जा पहले भी लेते आए हैं, अब भी ले लेना चाहिए, लेकिन इससे ऐसा लगेगा जैसे हम किराए के ऊपर डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। ये कोई मेरा ख्याल है बहुत मायूब लगेगी बात, बहुत बेहतर नहीं है। बाकी आपके पास इस टाइम जिनके पास ये आप ये कहिए कि इस वक्त ताकत है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, कौन को पूछने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी। ये भी बताया जा रहा है कि बातचीत का आगाज़ हो गया है। तेल की सहूलत के लिए पेमेंट का हुजम और दौरानिया दुगना करने को भी कहा गया है। अब अल्लाह ना करे कहीं तेल और उसका दौरानिया और उधार पर तेल वो सब भी इस पैक्ट का हिस्सा हों, तो फिर हाउ वुड वी लुक लाइक कि हम ये दिफाई मुआहदा क्यों कर रहे हैं, ये आप पर छोड़ता हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ जो UAE का मामला है, उस पर जो नैरेटिव है वो यही है कि UAE ने हमसे पैसे मांग लिए, हम नाराज़ हो गए, हम मुंह पे मारेंगे, हम वापस कर रहे हैं, हमें ये कर देना चाहिए। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। अब जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट निकालनी है, अगर पाकिस्तान निकालेगा, अभी पहली बात तो इस वक्त वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे गई हुई हैं और वहाँ कोई खरे करके हाथ में पैसे नहीं बैठा हुआ। दूसरी बात, ज़्यादातर वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काले धन की हैं,
वो ऐसे पाकिस्तानियों ने नहीं ली हुई, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, सारी नहीं, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काले धन की हैं। वो ऐसे पाकिस्तानियों ने ली हुई हैं जिन्होंने वो पैसा पाकिस्तान नहीं लाना, पाकिस्तान से छुपाया हुआ है। अब अगर वो पाकिस्तान लेके आएंगे पैसा, तो वो पहले क्यों लेके गए थे बाहर? तो ये तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी उनसे नाराज़ होकर वहाँ से पैसा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के किसी और मुल्क ले जाएं, कहीं और ले जाएं। तो अगर यूएई, पहली बात आजकल शायद प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको बताया कि प्राइसेस भी शायद कम होंगी, और उसके बाद अगर वो बेचने ना दें, और काले धन वाले लोगों का इतना कोई जोर तो चलता नहीं है किसी भी मुल्क के अंदर, जब उनको भी पता हो कि ये काला धन है। तो ये तो एक इम्प्रैक्टिकल बात है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल बात है जो मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के को कम अज़ कम कोई अराउंड 10 लाख पीपल, अब ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, पिछले दिनों हमारे पास नंबर थे सभी मुल्कों के, अब ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर 10 लाख लोग हैं तो ये 10 लाख घराने हैं, हर घर के अंदर 5-5, 6-6 लोग हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, और पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर, 9-10 अरब डॉलर जो हैं वो यूएई से पाकिस्तान को तकरीबन आते हैं। अब आप ये जो कार्रवाइयाँ फेंक रहे हैं बगैर सोचे हुए और सुल्तान राय किस्म के बयान दे रहे हैं, इससे जो काले धन वाला पैसा वो तो आना नहीं, वो तो उन्होंने लेके नहीं आना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान लाने के लिए तो नहीं वहाँ भेजा था किसी ने, ना जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने लाना है, ना वो इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो पहले लेके क्यों जाते पाकिस्तान से बाहर? तो आप इस तरह की बातें करके उनको अपने आप से और दूर कर रहे हैं, और मामलात और अच्छा। अब जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत पसंद हो तो आप फिर ही उसके साथ खंदा पेशानी से काम जो है वो पेश आते हैं। मसलन अमेरिका और चाइना जो है वो सभी को पता है कि बहुत सारी नापसंदीदगी है कई चीज़ों में एक दूसरे के साथ, इसी तरह और बहुत सारे मुल्कों की एक दूसरे के साथ शदीद नापसंदीदगी होती है, लेकिन सफारती अदाब अपनी जगह होते हैं, लैंग्वेज अपनी जगह होती है, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके की ज़ुबान और रद्द-ए-अमल से नहीं। आपने मोहतात रहना है, क्योंकि आपके 10 लाख ख़ानदानों का, या कोई 1-2 लाख कम होंगे ख़ानदानों का, वहाँ पर पूरे का पूरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप उन सब के लिए क्यों मसाइल खड़ा करना चाहते हैं? तो इसलिए, और वो भी या तो आपने वाकई कुछ करना हो ना, करना तो कुछ भी नहीं, उसी तनख्वाह पर काम करना है। कल को सऊदी अरब और यूएई ने फिर इकट्ठे हो जाना है, वो कज़न्स हैं, फिर हमने कहाँ जाना है उस वक्त? तो इसलिए मेरी समझ से बाहर है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों इतने हमने टाउट छोड़ दिए हैं, क्यों इतनी सख्त हम, हालांकि आप में से बहुत सारे दोस्त नीचे कमेंट्स भी करते हैं है जी वहाँ से अरशद शरीफ शहीद को निकाला गया, वो शहीद हुए, वहाँ पर लोग हमारे डिटेन्ड हैं पीटीआई के 2-3, तो आप ये इस तरह की बात क्यों करते हैं? देखिए यही फ़र्क आपके जज्बाती होकर बात करने में, आप अपने मुल्की इंटरेस्ट को देखते हैं, जज्बात को थोड़ी देर साइड पे रखते हैं। कुछ ज़ख्म आपको ज़रूर लगे होते हैं, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट होता है कंट्री का, लार्जर सिचुएशंस होती हैं, उसमें आप कई हिसाब जो आपके अपने घर के अंदर आपने एक दूसरे से करने होते हैं, वो गंदे कपड़े आप बाहर नहीं धोते। यूएई ने जो भी गलत किया, सही किया, उसके ऊपर उनके साथ सफारती तरीके से ही बात करनी है, जंग तो नहीं लड़नी जाके वहाँ। तो दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ भी सुल्तान राय वाले जो डायलॉग, सुल्तान राय मरहूम जो है, वो मैं गलत तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन उनके तगड़े डायलॉग होते थे, वो जो डायलॉग हैं वही हमें पसंद है। हमें कोई काम की अकल की बात पसंद नहीं है कि ये कर दो वो कर दो। भाई क्या हम इस पोजीशन में हैं करने की इस वक्त? और अगर हम करेंगे तो किसकी कॉस्ट पे? गरीब आदमी पे। गरीब आदमी के लिए तो ज़मीन पहले ही हमने तंग की हुई है। जो शायद 4,000 का या 6,000 का बिजली का मीटर लगता था, अब उसकी फ़ीस 21,000 रुपये कर दी है। टोल टैक्स हमने बढ़ा दिया है, पेट्रोल के ऊपर 211 रुपये टैक्स ले रहे थे, मट्टी का तेल आपके सामने है। मतलब लोग जाएं तो किसान की गंदम जो है वो पहले 4,000 की मन बिकती थी, और आटा जो चक्की का आटा था वो 110 रुपये बिकता था जब गंदम 4,000 की थी। अब गंदम किसान की 2,200 रुपये की है, 2,200 की, और चक्की का आटा जो है वो 150 रुपये का है। तो आप खुद ही सब कुछ देख लीजिए कि आटा महंगा हो गया चक्की वाले का, किसान की गंदम सस्ती हो गई। तो आपने सभी मार डाले, जितने आम लोग थे अशराफिया से हटके, जितने आम लोग थे वो सभी मार डाले, और जो अशराफिया है उनको 49 ट्रिलियन, 49 खरब, और उसके साथ पता नहीं 70 अरब है, मतलब तकरीबन 50 ट्रिलियन, जी हाँ, तकरीबन 50 ट्रिलियन रुपीस पिछले 2 सालों में टैक्स में सब्सिडी दी है।